मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम रमाकांत शर्मा और श्री कृष्णा कॉलेज मनोहरपुर की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी बीएससी सेकेंड ईयर के टॉपिक से। बीएससी सेकेंड ईयर के लास्ट जो वीडियो था, उस वीडियो में हमने मैसेंजर आरएनए की खोज, उसका नामकरण, उसके निर्माण की क्रिया और उसकी संरचना का क्या किया था, अध्ययन किया था। ठीक है, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मैसेंजर आरएनए के प्रकार के बारे में और मैसेंजर आरएनए के कार्य के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैसेंजर आरएनए के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैसेंजर आरएनए। ठीक, तो जितने भी जीव हैं उन जीवों में पाए जाने वाले मैसेंजर आरएनए को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला मोनोसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए और दूसरा पॉलीसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए। ठीक है, दो प्रकार के हमारे पास क्या है, मैसेंजर आरएनए। पहला है मोनोसिस्टोनिक और दूसरा जो मैसेंजर आरएनए है वो है पॉलीसिस्टोनिक। ठीक है, तो हमारे पास ये दो प्रकार के क्या है, मैसेंजर आरएनए, मोनो और पॉलीसिस्टोनिक। ये किस आधार पर वर्गीकरण किया गया है? यह वर्गीकरण किया गया है सिस्टोन की संख्या के आधार पर। अब आप कहेंगे कि सिस्टोन क्या होता है? तो आनुवंशिक पदार्थ की जो संरचनात्मक इकाई होती है, मतलब जिससे आनुवंशिक पदार्थ का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, उस संरचनात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं, सिस्टोन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसे, सिस्टोन कहते हैं। यदि किसी मैसेंजर आरएनए में सिस्टोन की संख्या केवल कितनी हो, एक हो, मतलब एक क्या पाया जाए, उसके अंदर सिस्टोन पाया जाए, तो ऐसा मैसेंजर आरएनए कहलाएगा आपका मोनोसिस्टोनिक। यदि किसी मैसेंजर आरएनए में सिस्टोन की संख्या कितनी हो, एक हो, सिंगल हो, तो ऐसा मैसेंजर आरएनए क्या कहलाएगा, मोनोसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए। ठीक है, यह जो मैसेंजर आरएनए होता है यह सामान्यतया यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, किनमें, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। चूंकि इस प्रकार के मैसेंजर आरएनए में केवल एक ही संरचनात्मक इकाई है या केवल एक ही सिस्टोन है, इस कारण इसके द्वारा केवल और केवल एक ही अमीनो अम्ल का क्या होता है, सॉरी, एक ही प्रोटीन का क्या होता है, निर्माण होता है। एक ही प्रोटीन का क्या होता है, इनके द्वारा निर्माण होता है। यह है आपका मोनोसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए। ठीक है, मोनोसिस्टोनिक में क्या होगा, इस प्रकार के मैसेंजर आरएनए में एक सिस्टोन होगा। इस प्रकार के मैसेंजर आरएनए यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाएगा और इसके द्वारा केवल एक ही प्रोटीन का क्या होगा, निर्माण होगा। और यदि सिस्टोन की संख्या एक से अधिक हो, सिस्टोन की संख्या क्या हो, एक से ज्यादा हो, तो इस प्रकार का मैसेंजर आरएनए क्या कहलाएगा, पॉलीसिस्टोनिक। ठीक है, इस प्रकार का जो मैसेंजर आरएनए है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है और इसके द्वारा एक से अधिक प्रोटीनों का क्या किया जाता है, संश्लेषण किया जाता है। ठीक है, तो इसके द्वारा एक से अधिक प्रोटीन का क्या किया जाता है, संश्लेषण किया जाता है। तो ये थे हमारे पास दो प्रकार के मैसेंजर आरएनए, पहला मोनोसिस्टोनिक और दूसरा पॉलीसिस्टोनिक। बात समझ में आ गई? तो यहां पर हमने देखे प्रकार, पहला मोनोसिस्टोनिक, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाएगा, इसमें केवल एक सिस्टोन होगा, इसलिए नाम क्या है, मोनोसिस्टोनिक। ठीक है, सिस्टोन क्या होती है, किसी भी आनुवंशिक पदार्थ की संरचनात्मक इकाई। चूंकि इसमें केवल एक सिस्टोन है, इसलिए कितने प्रोटीन का निर्माण होगा, एक ही प्रोटीन का निर्माण होगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें पॉलीसिस्टोनिक की, तो सिस्टोन की संख्या क्या होगी, एक से ज्यादा, इसलिए क्या कहेंगे, पॉलीसिस्टोनिक।
इसके अलावा ये पाया किस में जाएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, और चूंकि सिस्टोन की संख्या एक से ज्यादा है इसलिए यह एक से अधिक प्रोटीनों का निर्माण भी करेगा। तो ये था हमारा पहला पॉइंट जिसमें हमने देखा मैसेंजर आरएनए के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैसेंजर आरएनए। ठीक है, अब हम बात करेंगे मैसेंजर आरएनए के कार्य की। ठीक है, मैसेंजर आरएनए का कार्य देखने से पहले एक बार देख लेते हैं कि मैसेंजर आरएनए का जीवन काल कितना होता है। जीवन काल मतलब इसका लाइफ स्पैन कितना होता है, कितने समय तक यह कार्यशील या क्रियाशील रहता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के संदर्भ में, किन कोशिकाओं के संदर्भ में, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के संदर्भ में, तो मैसेंजर आरएनए का जीवन काल लगभग होता है 2 मिनट का। कितना होता है, 2 मिनट का जीवन काल होता है। किसका, मैसेंजर आरएनए का। किसके जीवन के काल की बात कर रहे हैं हम, मैसेंजर आरएनए के जीवन काल की। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के संदर्भ में मैसेंजर आरएनए का जीवन काल 2 मिनट का होता है, जबकि अगर यूकेरियोटिक कोशिकाओं की बात की जाए, ठीक है, तो यहां पर जीवन काल कुछ मिनट से लेकर के कुछ घंटे तक भी हो सकता है। ठीक है, सीबीएच यहां पर क्या कहती है, सीबीएच कहती है कि प्रोकैरियोटिक में यह केवल कुछ सेकंड ही जीवित रहता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में यह 2 मिनट से लेकर के कुछ घंटे तक भी क्या रहता है, जीवित रहता है। तो अलग अलग किताबों में इसका अलग अलग जीवन काल बताया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका जीवन काल निश्चित नहीं होता। जैसे ही यह अपनी क्रिया कंप्लीट कर लेगा, जो इसका कार्य है वो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा वैसे ये क्या हो जाएगा, अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। और इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य है ट्रांसलेशन या फिर अनुवादन में सहायता करना। तो जैसे ही यह ट्रांसलेशन कर देगा मतलब अनुवादन कर देगा, वैसे ही मैसेंजर आरएनए क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इनका कोई निश्चित जीवन काल नहीं होता है। तो यहां पर चूंकि हमने बात की कि इनका कोई निश्चित जीवन काल नहीं होता, लेकिन फिर भी ध्यान रखना कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं उसमें कुछ सेकंड का जीवन काल होता है, जबकि यूकेरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उनमें इनका जो जीवन काल है वह लगभग कुछ मिनटों से लेकर के कुछ घंटे तक होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मैसेंजर आरएनए के कार्य की, कि मैसेंजर आरएनए का कार्य क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, एक डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे ये बोर्ड पूरी हमारी कोशिका है और इसमें ये हो गया आपका केंद्रक, ये हो गए छोटे छोटे छिद्र जिन्हें कहा जाएगा केंद्रक छिद्र। ठीक है, केंद्रक छिद्र हो गए, केंद्रक झिल्ली हो गई, इसके अंदर ये हो गई केंद्रिका। ठीक है, तो इस केंद्रक द्रव्य में जो डीएनए का अणु होगा गुणसूत्रों के साथ उपस्थित रहेंगे, तो जो डीएनए का अणु होगा, इसे डीएनए के अणु से किसका निर्माण होगा, एक सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर का, एक एकल रज्जु की संरचना का। इस एकल रज्जु की संरचना को हम क्या कहेंगे, मैसेंजर आरएनए। इसका निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है, इसका निर्माण ट्रांसक्रिप्शन या फिर अनुलेखन की क्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, तो केंद्रक द्रव्य में डीएनए किसका निर्माण कर देता है, अनुलेखन के द्वारा, मैसेंजर आरएनए। इस मैसेंजर आरएनए में 2 सिरे होते हैं, एक होता है 5' एक होता है 3'। अब इस 3' सिरे की सहायता से यह मैसेंजर आरएनए केंद्रक छिद्र से होते हुए कहां आ जाता है, केंद्रक से बाहर। केंद्रक से बाहर आ गया मतलब किस में आ गया, कोशिका द्रव्य में, यानी कि साइटोप्लाज्म में। ठीक है, जैसे ही यह साइटोप्लाज्म में आएगा तो साइटोप्लाज्म में केंद्रक से जुड़ी हुई, केंद्रक झिल्ली से जुड़ी हुई एक संरचना पाई जाती है। इस संरचना को हम क्या कहते हैं, अंतःप्रद्रव जालिका। और इस संरचना पर क्या उपस्थित होता है, राइबोसोम। इस संरचना पर क्या पाया जाता है, इस प्रकार
राइबोसोम व्यवस्थित होता है। तो जो मैसेंजर आरएनए केंद्रक छिद्र के द्वारा कोशिका द्रव्य में आया था, वह मैसेंजर आरएनए इन राइबोसोम के बीच में आकर क्या हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है। ठीक है, ये तो है मैसेंजर आरएनए, और ये जो संरचनाएं हैं इन्हें कहा जाता है राइबोसोम। इस प्रकार वह संरचना जिसमें मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के साथ जुड़ा होता है, उस संरचना को पॉलीराइबोसोम या फिर पोलिसोम कहा जाता है। ठीक है, तो इस संरचना में क्या हुआ, मैसेंजर आरएनए जुड़ा हुआ है किन पर, राइबोसोम की इकाइयों के बीच में। तो ऐसी संरचना क्या कहलाएगी, पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम। अब ये पॉलीसोम या जो पॉलीराइबोसोम संरचना है, यह क्या कार्य करेगी, यह करती है प्रोटीन संश्लेषण का कार्य। मतलब इनके द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस का या प्रोटीन संश्लेषण का क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, इस क्रिया को अनुवादन या फिर ट्रांसलेशन कहा जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, अनुवादन या फिर ट्रांसलेशन। इसका मतलब है जो पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम संरचना थी जिसमें मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के साथ जुड़ा हुआ था, उस संरचना के द्वारा किसका संश्लेषण हो रहा है, प्रोटीन का संश्लेषण हो रहा है। इसका मतलब कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो मैसेंजर आरएनए है उसका कार्य क्या है, तो मैसेंजर आरएनए का कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। बात समझ में, मैसेंजर आरएनए का मुख्य कार्य क्या हुआ, प्रोटीन का संश्लेषण करना। ठीक है, अब एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था स्प्रीन। ये कब, 1965 में। तो स्प्रीन नामक वैज्ञानिक कहता है, जिसने 1965 में अपने एक स्टेटमेंट दिया, एक वक्तव्य दिया। इसमें स्प्रीन कहते हैं कि जो मैसेंजर आरएनए कोशिका द्रव्य में आते हैं वो सभी राइबोसोम के साथ नहीं जुड़ते हैं। किसके साथ नहीं जुड़ते हैं, सभी के सभी राइबोसोम के साथ नहीं जुड़ते हैं, बल्कि कुछ ऐसे भी मैसेंजर आरएनए के अणु होते हैं, जैसे मैसेंजर आरएनए का अणु आ गया। अब इनमें क्या हुआ, ये तो मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के साथ जुड़ गए, पर कुछ ऐसे मैसेंजर आरएनए और हैं जो कोशिका द्रव्य में आते हैं लेकिन राइबोसोम के साथ नहीं जुड़ते, बल्कि ये जो मैसेंजर आरएनए है वो किसके साथ जुड़ते हैं, प्रोटीन के साथ। और प्रोटीन के साथ जुड़ने के बाद इन संरचनाओं को सम्मिलित रूप से राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कहा जाता है। ऐसी संरचनाओं को क्या कहते हैं, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक है, इस प्रकार वह संरचना जिसमें मैसेंजर आरएनए किससे घिरा हुआ होता है, प्रोटीन से घिरा हुआ होता है। बीच में मैसेंजर आरएनए आ गया, चारों तरफ क्या बन गया इसके, प्रोटीन का आवरण। तो ये कभी भी पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम संरचनाओं का निर्माण नहीं करते, मतलब प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेंगे। ऐसी संरचनाओं को यानी कि ऐसी राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन संरचनाओं को स्प्रीन नामक वैज्ञानिक ने सन 1965 में एक नाम दिया और इन्हें कहा इन्होंने इन्फॉर्मोसोम। क्या कहा इन्होंने इन्हें, इन्फॉर्मोसोम। तो इन्फॉर्मोसोम नाम किसके द्वारा दिया गया है, स्प्रीन नामक वैज्ञानिक के द्वारा। कब दिया गया, सन 1965 में। तो स्प्रीन 1965 में इन्फॉर्मोसोम कहते किसे हैं, ये उन संरचनाओं को इन्फॉर्मोसोम कहते हैं जिसमें मैसेंजर आरएनए किसमें लिपटा हुआ है, प्रोटीन के आवरण में। किसमें लिपटा हुआ है, प्रोटीन के आवरण में। ऐसी संरचना को राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कहा जाता है और इन्हीं राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन को क्या कहते हैं, इन्फॉर्मोसोम। ठीक है, अब ये इन्फॉर्मोसोम क्या करेंगे, देखिए सामान्यतः जो मैसेंजर आरएनए होता है पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम बनाकर प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, यानी कि अनुवादन या ट्रांसलेशन करता है। लेकिन जब इन्फॉर्मोसोम का निर्माण होता है, जब किसका निर्माण होता है, इन्फॉर्मोसोम का निर्माण होता है, उस समय ये इन्फॉर्मोसोम लंबे समय तक, क्योंकि इनका जीवन काल छोटा होता है, ये जो मैसेंजर आरएनए थे जो राइबोसोम के साथ जुड़े हुए थे और जो प्रोटीन संश्लेषण कर रहे थे, वो जैसे ही प्रोटीन संश्लेषण हुआ ये क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। मतलब ये जो मैसेंजर आरएनए थे वो किस प्रकार के थे, अस्थायी मैसेंजर आरएनए जो राइबोसोम के साथ जुड़ रहे थे। लेकिन अगर कोई मैसेंजर आरएनए प्रोटीन के आवरण में बंद हो जाता है, यानी कि क्या बनाता है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन
या फिर इन्फॉर्मोसोम बनाता है तो कैसा हो जाता है, तो वह हो जाता है स्थायी। मैसेंजर आरएनए सामान्यतः अस्थायी होते हैं, लेकिन अगर प्रोटीन के आवरण में बंद हो जाएंगे, मतलब क्या बना देंगे, इन्फॉर्मोसोम, तो कैसे हो जाएंगे, स्थायी हो जाएंगे। मतलब लंबे समय तक क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। और अगर लंबे समय तक सुरक्षित रहेंगे तो कोशिका को जब भी प्रोटीन की आवश्यकता होगी तब प्रोटीन संश्लेषण में कौन सहायता करेगा, ये इन्फॉर्मोसोम। क्योंकि ये जो मैसेंजर आरएनए थे ये तो छोटे जीवन काल थे, छोटे जीवन काल के थे, या फिर ये तो क्या कर रहे थे, नॉर्मली प्रोटीन संश्लेषण कर रहे थे। लेकिन अगर मान लीजिए किसी वजह से प्रोटीन संश्लेषण नहीं हो पा रहा इन पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम संरचनाओं के द्वारा, अगर प्रोटीन संश्लेषण नहीं हो पाएगा तो उस समय विपरीत परिस्थिति में या प्रतिकूल परिस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण कार्य करने का कौन करेगा, अब ये इन्फॉर्मोसोम करेंगे। ठीक है, तो इन्फॉर्मोसोम क्या होते हैं, ऐसे मैसेंजर आरएनए के अणु जो किसमें लिपटे हुए हैं, प्रोटीन में, ऐसे अणुओं को क्या कहा जाता है, इन्फॉर्मोसोम कहा जाता है। ठीक है, नाम किसने दिया, स्प्रेन नामक वैज्ञानिक ने। कब दिया, सन 1965 में। क्या काम करते हैं, विपरीत या फिर प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रोटीन संश्लेषण करने का कार्य। स्थायी कौन से हैं, ये मैसेंजर आरएनए जो कोशिका द्रव्य में आकर राइबोसोम के साथ जुड़ गए, ये मैसेंजर आरएनए स्थायी है, या वो मैसेंजर आरएनए जो प्रोटीन के अणुओं में लिपटे हुए हैं वो स्थायी है। तो ध्यान रखना कौन से स्थायी हैं, इन्फॉर्मोसोम स्थायी है, मतलब वे अणु स्थायी हैं जो प्रोटीन में लिपटे हुए हैं। ठीक है, किसमें लिपटे हुए हैं, प्रोटीन में। अगर अनुपात देखा जाए इन्फॉर्मोसोम में आरएनए और प्रोटीन का, तो ये होता है 1:4। मतलब 4 भाग तो होते हैं प्रोटीन के और 1 भाग किसका होता है, मैसेंजर आरएनए का। मतलब मैसेंजर आरएनए के एक अणु के चारों तरफ प्रोटीन के कितने अणु उपस्थित होते हैं, 4 अणु। यानी कि मैसेंजर आरएनए को प्रोटीन पूरी तरह से क्या कर लेगा, घेर लेगा और उसकी क्या करेगा, लंबे समय तक सुरक्षा करेगा या उन्हें संरक्षित करेगा जब तक कि कोशिका को प्रोटीन संश्लेषण की आवश्यकता नहीं हो। ठीक है, तो सामान्यतः कोशिका का प्रोटीन संश्लेषण इन्हीं के द्वारा किया जाता है, लेकिन अगर किसी वजह से ये प्रोटीन संश्लेषण नहीं कर पा रहे तो फिर कौन करेगा, इन्फॉर्मोसोम करेगा। बात समझ में। तो हमने यहाँ पर 2 तरह की चीजें देखी हैं अभी इस वीडियो में। एक हमने यहाँ पर देखा है 2 प्रकार के आरएनए, पहला देखा 2 प्रकार के मैसेंजर आरएनए। पहला देखा था मोनोसिस्टोनिक। इस प्रकार के मैसेंजर आरएनए यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। चूंकि इनकी संरचना में केवल एक ही सिस्टोन होता है, अतः केवल एक ही प्रोटीन का क्या करेंगे, संश्लेषण करेंगे। दूसरी की अगर बात की जाए तो वो था पॉलीसिस्टोनिक। पॉलीसिस्टोनिक प्रकार के मैसेंजर आरएनए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। चूंकि इनमें सिस्टोन की संख्या 1 से अधिक होती है, अतः ये पॉलीसिस्टोनिक कहलाते हैं एवं इनके द्वारा 1 से अधिक प्रोटीनों का क्या किया जाता है, संश्लेषण। ठीक है, उसके बाद हमने देखा जीवन काल। जीवन काल की अगर बात की जाए तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो मैसेंजर आरएनए होता है उसका जीवन काल कुछ सेकंड का बताया गया है, जबकि अगर यूकेरियोटिक कोशिकाओं की बात की जाए तो इसका जीवन काल कुछ मिनट से लेकर के कुछ घंटे तक बताया जाता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि स्प्रेन कहते हैं कि यदि मैसेंजर आरएनए को प्रोटीन में लपेट दिया जाए तो लंबे समय तक क्या रह सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। उसके बाद आ गया था इसका कार्य। कार्य क्या है, प्रोटीन संश्लेषण करना। कैसे करता है, उसके लिए मैंने एक डायग्रामेटिकली आपको समझाया कि जैसे ये केंद्रक है, इसी केंद्रक द्रव्य में डीएनए के द्वारा किसका निर्माण हुआ, मैसेंजर आरएनए का। किस प्रक्रिया से, ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन प्रक्रिया से। यह मैसेंजर आरएनए केंद्रक छिद्रों के द्वारा कहां आएगा, कोशिका द्रव्य में। और ये जो मैसेंजर आरएनए बाहर आ रहा है ये कैसा है, अस्थायी, जो किन के बीच में जुड़ जाएगा, राइबोसोम के बीच में। ठीक है, किन के बीच में जुड़ जाएगा, राइबोसोम के बीच में। तो जब मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के बीच में जुड़ जाता है तो बनने वाली संरचना पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहलाती है। और यह पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम संरचना किसका निर्माण करवाएगी, प्रोटीन का। किस प्रक्रिया के द्वारा, अनुवादन या फिर ट्रांसलेशन प्रक्रिया के द्वारा। लेकिन बाहर आने वाले सभी मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के साथ नहीं जुड़ते, बल्कि कुछ मैसेंजर आरएनए ऐसे भी होते हैं जो किसके मतलब किस आवरण में बंद हो जाते हैं, प्रोटीन के आवरण में। मतलब कुछ मैसेंजर आरएनए ऐसे भी होते हैं जो स्वतंत्र रूप से प्रोटीन के आवरण में क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ऐसी संरचना को हम क्या कहते हैं, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। भाई आरएनए जो है, आरएनए का पूरा नाम क्या है, राइबोन्यूक्लिक अम्ल है, और ये किसके साथ जुड़ गया, प्रोटीन के साथ, तो नाम क्या हो गया, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। राइबोन्यूक्लियो किसके साथ जुड़ गया, प्रोटीन के साथ, क्या बन गया, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक है, और इसी राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन को स्प्रेन नामक वैज्ञानिक ने सन 1965 में क्या कह दिया, इन्फॉर्मोसोम। ठीक है, ये इन्फॉर्मोसोम लंबे समय तक सुरक्षित रह सकता है, संरक्षित रह सकता है। और जब भी कोशिका में कोई प्रतिकूल परिस्थिति आती है, यानी कि जब सामान्य
प्रोटीन संश्लेषण नहीं हो पाता तो उस प्रतिकूल परिस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य किसके द्वारा किया जाएगा? इन्फॉर्मोसोम के द्वारा, जिसमें मैसेंजर आरएनए और प्रोटीन का जो अनुपात होगा वो होगा 1:4, यानी कि एक मैसेंजर आरएनए का अणु 4 प्रोटीन के अणुओं से क्या होगा? आवृत होगा। ठीक है, तो ये था आपका मैसेंजर आरएनए कंप्लीट। ठीक है, कोई भी डाउट है, कुछ भी समस्या है आप पूछ सकते हैं। ये था पूरा आपका मैसेंजर आरएनए। मोस्ट ऑफ जो पॉइंट है यहाँ पर एक तो पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम वाला होता है, एक इन्फॉर्मोसोम वाला होता है। एक अनुपात ध्यान रखना कि मैसेंजर आरएनए कितना होगा और प्रोटीन कितना होगा। इन्फॉर्मोसोम का एक और नाम है, क्या नाम है? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक है, तो ये कुछ चीज है जो आपको क्या रखनी है ध्यान। एक और ये चीज भी ध्यान रखना कि स्थायी कौन सा है और अस्थायी कौन सा है। ये स्थायी है इन्फॉर्मोसोम, और ये जो मैसेंजर आरएनए जो राइबोसोम के साथ जुड़ते हैं वो कैसे हैं? अस्थायी है। ठीक है, तो आपका मैसेंजर आरएनए हो गया है कंप्लीट। तो इस मैसेंजर आरएनए का कार्य क्या था? प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन का जो संश्लेषण है वो अनुलेखन प्रक्रिया द्वारा मैसेंजर आरएनए बनेगा। मैसेंजर आरएनए फिर अनुवादन प्रक्रिया द्वारा किसका निर्माण करेगा? प्रोटीन का। ठीक, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उससे नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे राइबोसोमल आरएनए की, मतलब आरएनए की, जिसके बारे में टीसीएस और वॉटसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा सन 1958 में बताया गया था। तो इसकी स्टडी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।